और मेहनत करेंगे। नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो ग्रुप डी है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस में भी अभी 2 बच्चे का टेस्ट आने वाला है और हरियाणा पुलिस में, इन सब में इंशाल्लाह 10-15 बच्चे का टारगेट है मेरा। तो हम दोनों भाइयों ने मिलकर तैयारी की थी, अच्छे से तैयारी की थी। मैंने बाहर भी कोचिंग की थी। अच्छा। तो मैं कादिर सर के पास आया तो कादिर सर ने जो पढ़ाया था अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया, अपने जो मेवात की भाषा है अपने प्यार से समझाया। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो पढ़ाई में, अगर वो लगातार अपनी पढ़ाई का जारी रखता है और मेहनत करता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। जब मैं 12वीं पास आउट हुआ था तो उस समय मेरे पास मैथ में कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल जीरो था। मैं 12वीं पास। 15 बच्चे बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ है जी फिलहाल। दोस्तों, मेवात इलाके के टोंका गांव के साजिद और घुड़ावली गांव के मोहम्मद इलियास ने पुलिस प्रशासन की जो वर्दी है उसको अपने शरीर पर डाल करके अपने माँ बाप, अपने गांव और पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन किया है। दरअसल साल भर पहले उनका सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग हुई और अब कहीं ना कहीं वो पासिंग आउट हुए हैं और जैसे ही वो गांव पहुंचे वैसे ही उनका फूल मालाओं से जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। हालांकि आज हम पहुंचे हैं घुड़ावली गांव में और यहाँ पर रॉयल कोचिंग सेंटर है जहां पर इन लोगों ने कोचिंग की है। इनके जो कोच हैं वो है कादिर खान जी। लगातार इन्होंने लाइब्रेरी यहाँ खोली है, एक कोचिंग सेंटर यहाँ चलाते हैं और 25 से अधिक बच्चे अभी भी यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं। यहाँ पर आज के जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो रहे हैं IAS अशोक कुमार जी। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ पंचायती राज ऋषिपाल डांगी जी। उन्होंने कहीं ना कहीं आकर के इन लोगों को संबोधित किया है और एक अच्छा मैसेज दिया है कि मेवात इलाके के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो किस तरीके से अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। अब ऐसे में ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ इन्होंने सीखा है, आने वाले समय में इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा कैसे कैसे तैयारी हुई, कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साजिद से। अच्छा साजिद, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जी। अच्छा ये बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे आप लोगों ने तैयारी की, क्या क्या पढ़ाई की है और आपकी ट्रेनिंग कैसी रही है? देखो जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा CET का पेपर हुआ था जो फर्स्ट टाइम हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया था बीजेपी सरकार ने जी। और मैं उसके पहले कादिर सर के साथ मिलकर तैयारी की थी हमने। और भी बच्चे आते थे लेकिन उन्होंने CET का फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। हम दोनों भाइयों ने मिलकर तैयारी की थी, अच्छे से तैयारी की थी। मैंने बाहर भी कोचिंग की थी। अच्छा। तो मैं कादिर सर के पास आया तो कादिर सर ने जो पढ़ाया था अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया, अपने जो मेवात की भाषा है अपने प्यार से समझाया। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर गया था वहां भी समझा देते लोग, बट अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर थे, लेकिन उनके समझाने में इसके समझाने में बहुत फर्क है सर के समझाने में। क्योंकि हम बैकग्राउंड जो हमारा है वो गांव से बिलोंग करता है, मेवात से बिलोंग करता है, तो हमको मेवाती भाषा जल्दी समझ में आती है। तो मैं कादिर सर के पास आया तो बहुत अच्छे से इन्होंने हमको समझाया। उसके बाद में टेस्ट हुआ, टेस्ट CET का रिजल्ट आया। CET के बाद काफी दिन बाद में पोस्ट आई, उसके बाद में भी फिर हम कादिर सर के साथ मिलकर तैयारी की थी। अच्छा ये बताओ, CET में कितने नंबर आए आपको उस टाइम पे? CET में मेरे 55 नंबर आए थे जी। आप OBC में थे, जनरल में थे? नहीं, OBC में था जी। OBC में थे, ठीक है। CET का रिजल्ट हुआ, उसके बाद में यानी कि वो पोस्ट आई? हाँ, पोस्ट आई जी। कई बार भर्तियां कैंसिल हुई थी पुलिस के अलावा, पुलिस की भर्तियां आई, इसमें फॉर्म अप्लाई किया। फिर उसके बाद में हमारा PMT हुआ, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ। उसके बाद में PST हुआ, उसमें रनिंग वगैरह की। रनिंग वगैरह करने के बाद में फिर मेरिट लिस्ट लगी। मेरिट लिस्ट के बेस्ट जो बच्चे 10 गुना बच्चों को बुलाया था उनमें, तो 10 गुना को बुलाने के बाद में जो मेंस हुआ था उसका पुलिस वाला, तो उसमें हम लोगों ने पेपर दिया। उसके बाद में तब रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होने के बाद में हमारा सिलेक्शन हुआ। तो उसमें टॉपर्स जो बच्चे थे उनके लिए गुड़गांव यूनिट मिली थी। बाकी उनके बाद में जो बच्चे आए थे उनके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दिया था। फिर कुछ को बटालियन दे दी थी। हमारे इलियास भाई ये टॉपर रहता है तो इनको लिए गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट मिली है। ये ओवरऑल इसकी 179 रैंक थी पूरे हरियाणा में। हाँ, ओवरऑल हरियाणा में पूरे जितने भी पुलिस में बच्चे लगे हैं 5000 भर्तियों में 5000 लड़कों की भर्ती आती है और 1000 लड़कियां थी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपके परिवार में और कौन कौन मुलाजिम है? मेरे पापा थे, वो मुलाजिम हैं। बाकी और वो कौन से डिपार्टमेंट में? वो आर्मी में थे, वो एक्स-सूबेदार रिटायर्ड है जी आर्मी से।
ठीक है। और भाई कितने हैं आप लोग, भाई क्या करते हैं? हम 4 भाई हैं जी। बड़े भाई है मेरे से, एक तो तैयारी कर रहा है फिलहाल कादिर सर के पास में। मेरा छोटा भाई है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया कर रहा है। मास मीडिया कर रहा है, चलिए वो भी मीडिया लाइन में जाना चाहता है। तो ये है हमारे साथ में साजिद। इसके अलावा अब बारी आती है इलियास की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि टॉपर्स रहे हैं और उसके बाद में अब इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत खुश हो, है ना, नौकरी पाकर। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया जी। अच्छा ये बताएं कि आपका मतलब एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी तैयारी कैसे हुई, आपने स्टडी कैसे की और कैसे सिलेक्शन हुआ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई कितना भी कमजोर हो पढ़ाई में, अगर वो लगातार अपनी पढ़ाई का जारी रखता है और मेहनत करता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। जब मैं 12वीं पास आउट हुआ था तो उस समय मेरे पास मैथ में कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल जीरो था मैं 12वीं पास आउट होने के बाद में। फिर उसके बाद में मैंने गुरुजी अब्दुल कादिर पे कोचिंग ज्वाइन की और इतना कमजोर था मैं मैथ में कि 125 डिवाइड नहीं हुआ मुझसे 5 से। अच्छा, बहुत गलत आंसर दिया मैंने उसका। 5 से 5 काट के 12 आंसर दिया। फिर मेरे गुरुजी अब्दुल कादिर ने मेरे ऊपर मेहनत की और हमने भी लगातार प्रयास किया, अपना मेहनत जारी रखी। तो शुक्र अल्लाह का आज हम कांस्टेबल बने हरियाणा में इसी मेहनत से। इस मेहनत में गुरुजी अब्दुल कादिर का बहुत ज्यादा योगदान है। इस स्कूल में जो हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की और कोचिंग की, इसका बहुत ज्यादा योगदान है। अच्छा। तो मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को जारी रखो, पढ़ाई मत छोड़ो। बीच में जो ये कुछ 2 महीना कर ली, 3 महीना ना करी, फिर ऐसे बार बार छोड़ देते हैं, ये अच्छा नहीं है। लगातार करते रहो, चाहे आप कम पढ़ो, लगातार पढ़ो। लगातार पढ़ने की जो एक्यूरेसी उससे बढ़िया बन जाती है। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसको पहले फॉर्म भरने से पहले उसका कंप्लीट सिलेबस देखो, फॉर्म भरो, फिर उसका कोचिंग लो जहां आपको बेहतर लगे। और मेरी तो आपसे यही वो है कि जो आपको अपनी मेवाती लैंग्वेज में समझा सके, अच्छा पढ़ा सके, गुरुजी अब्दुल कादिर पे आओ और यहाँ अपनी तैयारी में 4 चांद लगाओ। मतलब ये पढ़ना नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीजों को। बिल्कुल, समझने से ही बात बनेगी, रट्टा से बात ना बने। चलो भाई ठीक है। अब ये बताओ कि अब आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, सिलेक्शन आप लोगों का हो गया, अब पोस्टिंग का क्या रहेगा? पोस्टिंग कैसे कैसे मिलेगी, कुछ मिली जानकारी? हाँ, पोस्टिंग की यह है कि अब हमारी 1 महीना की फील्ड ट्रेनिंग होगी। ये ऐसे है कि जैसे पलोल डिस्ट्रिक्ट है, इसकी हाँसी होगी, हाँसी वालों की नूह होगी, नूह वालों की जींद होगी, सबकी अलग अलग है। ये हो जाएगी। उसके बाद में हम अपनी यूनिट जाएंगे। यूनिट गुरुग्राम मिली हुई है। तो अगर हम प्रेफरेंस भरवाएंगे, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरवाए हैं, उसमें मतलब जो भी कहाँ करना चाहते हैं आप? हाँ, डिस्ट्रिक्ट भरवाएंगे। फिर वो अपने हिसाब से जिसमें सबसे कम प्रेफरेंस रहे हैं या फिर जिसमें सिपाहियों की ज्यादा जरूरत है तो उसमें वो भेज देते हैं। बाकी की हमारा तो ये है कि हम टॉपर हैं, जहाँ चाहेंगे इंशाल्लाह वहाँ मिल जाएगा हमको। तो मतलब कि होम टाउन मिल जाएगा? हाँ, होम टाउन तो किसी को भी नहीं मिलता जी। होम टाउन के अलावा अगर हम गुड़गांव लेना चाहें, फरीदाबाद लेना चाहें, नूह लेना चाहें, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जहाँ भी हम लेना चाहें सब जगह मिल जाएगा। तो ये है कि सबसे जो करीब स्टेशन आपका रहेगा वो आप चूज करने वाले हैं। हाँ जी। हैं? चलिए, ये हमारे साथ में इनकी कादिर जो कहीं ना कहीं रॉयल कोचिंग सेंटर घुड़ावली गांव में संचालित कर रहे हैं और इनका ये चल रहा है। अभी कितने बच्चे हैं आपके पास में? 35 बच्चे हैं जी। 35 बच्चे हैं। कब से रनिंग है आपका ये कोचिंग सेंटर? ये 2022 से। 2022 से आपके यहाँ से कोचिंग सेंटर से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कैसे देख रहे हैं आपने आपको? और फिर दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा कि मंच से कि अभी 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी संख्या में वृद्धि होगी। तो कैसे वृद्धि होगी, क्या आइडिया लगा रखा है? यहाँ से 20-25 बच्चे हैं जी टोटल। तो 8-10 बच्चे, 15 बच्चे बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ है जी फिलहाल। और जो बाकी हैं उन पे हम और मेहनत करेंगे। नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो ग्रुप डी है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस में भी अभी 2 बच्चे का टेस्ट आने वाला है और हरियाणा पुलिस में, इन सब में इंशाल्लाह 10-15 बच्चे का टारगेट है मेरा और लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्टाफ कहाँ कहाँ का? जैसे आपने एक तो लाइब्रेरी चला रखी है, ऊपर से आप बता रहे हैं कि हम कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं, तो कहाँ का स्टाफ है, कैसा स्टाफ है आपका? स्टाफ मैथ और रीजनिंग में खुद देखता हूँ। हरियाणा जी के जुबैर सर हैं टोंका से, सयूब सर उड़ावली से हैं, हिंदी और जी के, इंडिया जी के, ठीक है। नायब सर हैं इंग्लिश के, जो इंग्लिश ग्रामर है वो पढ़ाते हैं। तो ये कहीं और भी पढ़ाते हैं या फिर इनकी से पूरा टाइम यही दे रहे हैं? पूरा टाइम यही दे रहे हैं। पूरा टाइम यही दे रहे हैं, ठीक है। मेवात इलाके के लोगों से क्या अपील है, क्या मैसेज एक लाइन में? मैसेज ये है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। आप जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जो टेस्ट हाँ, एग्जाम हाँ, ये नहीं निकलेंगे।
कोई कंपटीशन का जमाना है, हर क्षेत्र में आपको कंपटीशन मिलेगा। बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मोहम्मद इलियास की मैं बात बताऊं तो ये 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, टॉप 179 रैंक है, टॉप जो 300 स्टूडेंट्स हाँ गुड़गांव यूनिट मिली है। और अभी बताया कि ये जो इसके लिए होम जोन के अलावा और जो नियरेस्ट जोन है वही मिलेगा, नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वही मिलेगा। मतलब ये तो ये कि चॉइस वाला इनको जोन मिलने वाला है। ठीक है। तो ये है हमारे साथ में मोहम्मद इलियास और साजिद, जो कहीं ना कहीं अब कांस्टेबल बन गए हैं। कांस्टेबल से अब इनका प्रमोशन होगा, हेड कांस्टेबल बनेंगे, एसआई बनेंगे, एसआई बनेंगे। और जहां तक भी इनकी मेहनत रहेगी, जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस होगी, उस हिसाब से इनको प्रमोशन मिलता रहेगा। ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि अगर मोहम्मद इलियास और मोहम्मद साजिद का सिलेक्शन हो सकता है, ये कांस्टेबल बन सकते हैं, तो आप भी आसानी से बन सकते हैं। बशर्ते जरूरत ये है कि आप सही दिशा में, सही तरीके से, सही टाइम पर आप अपनी तैयारी करते रहें। खैर, इनके पूरे परिवार के लिए, इनके लिए हमारी तरफ से पूरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। जहाँ मेवात को पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में बच्चों की इस उपलब्धि को लेकर के क्या मैसेज आपका रहेगा पूरे मेवात इलाके के लोगों के लिए और युवाओं के लिए? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि दिमाग सारे बच्चों में बराबर होता है। दिमाग के बाद तो जो मुख्य चीज है वो है कि बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले। इसके लिए मेरा मेवात के लोगों से कहना है कि आप अपने सरकारी स्कूलों पे ध्यान दें, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएं। बाई चांस किसी स्कूल में किसी अध्यापक की कमी है तो अपने गांव के सहयोग से चंदा करके वहाँ पे अध्यापक लगाएं, या सरकार से मांग करें कि अध्यापक लगाएं। लेकिन क्योंकि स्कूल हमारे आपके बुजुर्गों ने अपने खून पसीने की कमाई से खुद मेहनत करके सारे भवन बनाए हुए हैं। जगह पंचायत ने दान दी हुई है और बिल्डिंग भी लोगों ने इकट्ठे पैसे करके बनाई। तो और ये हमारे पढ़ाई के लिए बनाई, और उस समय बनाई है जब कुछ भी नहीं होता था, गरीबी होती थी। आज भी सरकारी स्कूल को हम मजबूत करें, गांव उसको अडॉप्ट करे सरकारी स्कूल को, और जो भी उसमें कमी है उस कमी को दूर करने में स्टाफ का सहयोग है। गांव-गांव में जिस तरीके से लाइब्रेरी खोली जा रही है, कितनी प्रभावशाली होगी, कितनी और अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है अपनी शिक्षा व्यवस्था पर? देखिए, मुझे लगता है कि लाइब्रेरीज का खुलना बहुत जरूरी है हर गांव में, क्योंकि आप देखें कि घर जो है ना, लोगों के छोटे छोटे घर हैं, एक एक दो दो तीन तीन कमरे हैं, और वहाँ पे भी क्योंकि परिवार के लोग उतने सचेत नहीं होते पढ़ाई को लेके, तो टेलीविज़न चलता रहता है तेज़ आवाज़ में, मोबाइल चलता रहता है तेज़ आवाज़ में, वीडियो चलती रहती है, पढ़ाई का माहौल नहीं होता घर पे। लाइब्रेरी में बच्चा शांति से बैठ के पढ़ सकता है। तो जिस गांव में जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी होगी और जितना माहौल अच्छा होगा, उतने ज़्यादा बच्चे कामयाब होंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर जिसने ठान ली वो कामयाब होगा। अगर मेवात एक लाइन पकड़ ली तो पकड़ ली। मेवात के बच्चों ने एक बार ये सोच लिया पढ़ना है, लाइब्रेरियों में जाना है, तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। और ये जोशीले जो मतलब जो कुछ भी अपना बहुत ज़्यादा जोर लगाने वाले हैं। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि जो जैसे लाइब्रेरी जो शिकरावा एक यहाँ का एक पॉइंट हुआ है जो गांव वालों ने मिलके किया है, और वो आगे इस मेवात को एक नई दिशा देगा। और ये आज उसी का फर्क आज घोड़ावली में भी अब साल भर हो गया जो चलते हुए। तो जब तक ये लाइन बहुत बढ़िया चलेगी, और मेवात का युवा बहुत समझदार है और बहुत जो जोश जिसमें ज़्यादा हो, जिसमें दम हो, दमदार है। एक सवाल और है, वो ये है कि मेवात इलाके के बहुत सारे अभिभावक अभी भी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, चाहे लाइब्रेरी की बातें हो या फिर कोचिंग संस्थानों की बातें हो? हम ये सोचते हैं कि जो किसी भी गांव में कोई कमी है, तो जैसे गर्ग साहब ने भी बताया कि हम अपने दम पर करें, कोई बात नहीं। अगर सरकार कहीं टीचर नहीं है तो हम अपना टीचर
पूरे करें। हमने अपने बच्चों का भविष्य देखना है, और हम दूसरे जो उल्टी सीधी चीजें उसमें बहुत पैसा खराब करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक है या पेप्सी कोक है, उस पर कितना पैसा खर्च कर देते हैं। रेड बुल एक अपना एक स्टेटस सा बना रखा है मेवात के युवाओं ने, भाई जैसे बस रेड बुल पी लिया तो बस अब तो बहुत बड़ा हो गया। तो हम उसकी बजाय हम अगर हम अपने जो संसाधन है, जो अपना जो पैसा है उसको ठीक जगह खर्चें। अब मेवात में बल्कि ये शुरू हो गया कि कोई जो उल्टे सीधे जो कोई काम है, जो जैसे मान लिया किसी की डेथ होगी तो उस पर भोज बिरयानी भी शुरू होगी, कुछ इस टाइप से के जो पाखंड शुरू हो गए। हम उन जो उल्टे सीधे कामों की बजाय हम अच्छे काम पे अपना पैसा लगाएं, और तो हमने किसी की कोई जरूरत नहीं, हम अपने दम पे करेंगे तो ठीक रहेगा, और हमारी उसमें अटैचमेंट भी ज़्यादा होगी। और बाकी तो अगर आप अगर किसी दूसरे से उम्मीद करेंगे कि कोई दूसरा करे, दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है, आप लोगों का कहना ये है कि फिजूल खर्ची कम करें, हाँ। बच्चों को पढ़ाई पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। हाँ।